नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। एस ए टारगेट एमपीपीएससी पाथ ऑफ सक्सेस में आप सभी लोगों का लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग आज से एक पुनः नई शुरुआत करने जा रहे हैं और यह लगातार अब यह सेशन चलता चलेगा। और यह जो सेशन होगा मुख्यतः हम दो परीक्षा को टारगेट करके चीज़ों को आपके सामने पेश करेंगे। मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद में हम आज की सेशन की शुरुआत करेंगे और आज का सेशन किससे संदर्भित होगा वो भी मैं आपको सामने चर्चा करूंगा। साथियों, जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि आगामी जो परीक्षाएं हैं, अभी जैसे कि आपके सामने एमपीएसआई प्री 2026 का डेट सामने आ चुका है और वह डेट है 9 जनवरी 9 जनवरी 2025 2000 सॉरी 9 जनवरी 2026 9 जनवरी 2026 को आपका एमपीएसआई का प्री एग्ज़ाम हो रहा होगा और उसी के पश्चात बहुत जल्दी आपका एमपीपीएससी प्री 2026 का एग्ज़ाम भी हो रहा होगा। अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और बहुत जल्द आप देखेंगे तो दिसंबर के लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और मोस्ट प्रोबेबल कि इसका एग्ज़ाम या तो फरवरी या फिर मार्च में हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इसका एग्ज़ाम आपका फरवरी या मार्च में कभी भी हो सकता है। इन दोनों ही परीक्षाओं को हम टारगेट करके आप लोगों के सामने एमसीक्यू की सीरीज लेकर आएंगे। पूरा टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू करेंगे। जैसे कि आज के सेशन में मैं आज जो बात करने वाला हूँ वह इंडियन ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट हमने उठाया है। ऐसे धीरे धीरे हम पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री और उसके बाद में हम स्पेशल एमपी के ट्राइब्स यानी कि जनजाति, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर्स, रोबोट, जो आपका टेक्नोलॉजी है, सभी खंड को एक एक करके हम चर्चा करेंगे। बहुत जल्दी आपके सामने 2 से 3 वीडियो लगातार प्रोवाइड होंगे। तो आप लोग बस बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरी चीज़ें एमसीक्यू के माध्यम से करवाई जाएगी। जैसा कि आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन के संदर्भ में कौन कौन से महत्वपूर्ण एमसीक्यू हो सकते हैं, अभी तक एग्जाम में कौन से पूछे गए, उन सभी की हम चर्चा करेंगे। और यह एमसीक्यू आपका, एक बार फिर से कहूँगा, एमपीपीएससी प्री 2026 और एमपीएसआई प्री 2026 दोनों ही में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम लोग लगातार अब प्रैक्टिस करेंगे। आज के सेशन में देख लेते हैं हम कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। कोशिश रहेगी कि एक सेशन में हम लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास करें और डिटेल में आप लोगों को वहाँ पर सॉल्यूशन में प्रोवाइड करूँगा। और इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप का मैं आपको यहाँ पर बतला दूंगा। उस ग्रुप में आप जुड़ना चाहें तो इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ना चाहें, टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा, उसमें भी आप जुड़ना चाहें तो इसकी पीडीएफ वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। आज मैंने इसका पीडीएफ फॉर्मेट में कंटेंट बनाया है। कल से हम पावर पॉइंट में इस सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से संचालित होगी। तो चलिए साथियों, बिना समय को जाए किए आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है हमारा और लेक्चर 1 में हम आज एमसीक्यू की चर्चा करेंगे, जो कि आपका इंडियन ज्योग्राफी के जनरल इंट्रोडक्शन से संबंधित होगा। तो बिना समय को जाए किए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको दोनों ही माध्यम में यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में आपको प्रश्न उत्तरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आपके स्लाइड पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। पहला प्रश्न यहाँ पर कि भारत की उत्तरतम अक्षांशीय सीमा लगभग कितनी है। प्रश्न सिंपल सा आपसे पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का यहाँ पर विस्तार एक टॉपिक हम जो देखते हैं सामान्य परिचय के अंतर्गत। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप सभी लोग पहली बार ज्योग्राफी देख रहे हैं। तो जैसे कि आपका ये क्या है, ग्लोब, इसे आप क्या कहेंगे, ये आपका ग्लोब है जिसमें पूरा विश्व आपका बना हुआ है। इस ग्लोब में भारत कहाँ पर स्थित है। अगर ये प्रश्न बनता है आपका कि कहाँ स्थित है, जब भारत कहाँ स्थित है तो आपसे यहाँ पर सीधा अगर मैं आंसर दूं यहाँ पर, तो आप समझेंगे कि ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। जब यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया गया है कि यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा इसका मतलब क्या है। जैसे कि आपका ये अर्थ है और अर्थ के आपको पता होगा इस एक्सिस पर यह क्या करती है, गुणन गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर।
गुणन गति करती है तो इसके ठीक बीचों बीच वाली जो रेखा होती है, इस बीचों बीच रेखा से इसको क्या कर दिया, दो भागों में से विभाजित कर दिया। जैसे इसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा, एक गोला आपको उधर ऊपर आधा भाग दिखेगा, उसी प्रकार से गोले का आधा भाग आपको नीचे दिखेगा। जो ऊपर है आपका, इसे नॉर्थ हेमिस्फीयर कहा जाएगा, जबकि इसे साउथ हेमिस्फीयर कहा जाएगा। यानी कि ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अब उसी प्रकार यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर कलर चेंज करके मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आपने देखा कि आपका ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। इसी को आधार मानकर जब इसको यहाँ बीचों बीच से दो भागों में अगर काटा जाएगा तो यहाँ पर ऐसा डायग्राम दिखेगा। यहाँ पर इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलेगी और इस प्रकार से इसको काट दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर या ईस्ट हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध, और ये हो जाएगा आपका वेस्ट हेमिस्फीयर यानी कि पश्चिमी गोलार्ध। अब देखिएगा भारत की जो स्थिति आप देखेंगे तो भारत की स्थिति आपको जो नजर आएगी वो कहां पर नजर आएगी, वो यहाँ पर आपका ये जो एरिया है यहाँ पर आपको भारत की स्थिति नजर आएगी। तो आप कहेंगे सर ये उत्तरी गोलार्ध में भी हम और हम पूर्वी गोलार्ध में भी है, इसीलिए इन दोनों को मिक्स करके हमने क्या बोल दिया, दोनों को मिक्स करके हमने बोला कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हम स्थित हैं। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर ये बात तो हमने समझ लिया कि भारत की स्थिति कहां पर है ग्लोब में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ पर कुछ और बातें हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, सबको रफ कर देते हैं पहले। चलिए अब यहाँ पर हम समझेंगे प्रश्न में जो पूछा गया है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा। अब देखिएगा आपको पता होना चाहिए कि भारत भारत का विस्तार, तो भारत का विस्तार दो प्रकार से हम देखते हैं। एक देखते हैं अक्षांशीय और दूसरा हम देखते हैं देशांतरीय। ठीक है, हम जब यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी की बाद में चर्चा करेंगे तो वहां पर आपको ये अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या आती है पूरा डिफाइन करके बताया जाएगा। अभी सिर्फ हम इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं। जब यहाँ पर कहा गया आपसे कि अक्षांशीय देशांतर स्थिति के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर अक्षांशीय सीमा क्या है, यानी कि अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर इंडिया का एक छोटा सा मैप में बनाता हूँ आपके सामने। हाँ, या फिर मैं कहूँ कि अक्षांशीय रेखा जो होती है ये आपका कैसी होती है, ये आपका हॉरिजॉन्टल होती है। कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसी प्रकार जो आपकी देशांतरी रेखा होती है ये आपकी कैसी होती है, वर्टिकल। ठीक है, ये वर्टिकल होती है, ये हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि ये आड़ी रेखा होती है। यहाँ पर अगर हिंदी में समझना चाहें, ये आड़ी रेखा होती है और ये आपकी खड़ी रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया का छोटा सा मैप में बना करता हूँ आपके सामने। यहाँ पर अगर जैसा बनेगा हम कोशिश करेंगे शायद बन जाए। ये आपका प्यारा सा भारत का नक्शा है जैसा भी बन गया है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है इसमें कि अक्षांशीय देशांतरी विस्तार को कैसे डिफाइन करना है। ये रेखा है, खड़ी रेखा है, एक ये खड़ी रेखा है, इसे हम देशांतरी रेखा कहा। इसी प्रकार एक रेखा यहाँ पर और एक रेखा यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये 8 डिग्री, यहाँ पर आप बात करेंगे सबसे दक्षिण में जो आपको एक रेखा दिखाई दे रही है, 8 डिग्री 4 मिनट, क्या हो जाएगी रेखा का नाम, ये इस रेखा का नाम है आपका जो नीचे ड्रॉ किया है। ये कहाँ तक है आपका 37 डिग्री मिनट नॉर्थ। क्लियर है, तो ये हो गया इसका अक्षांशरी विस्तार। अक्षांशरी विस्तार के बाद हम देखें कि ये देशांतरी विस्तार कितना है, तो देशांतरी विस्तार आपको पता चलेगा यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अंतर रेखा है खड़ी, तो ये कहाँ तक जाती है आपकी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर हमने अक्षांशीय देशांती विस्तार दोनों को समझा। अब यहाँ पर आपका मेंशन किया गया है
कि उत्तरतम सबसे उत्तरी रेखा, भारत के सबसे उत्तर में, इसका मतलब यहां से आपका ये प्रश्न पूछा है। अगर सबसे दक्षिणतम सीमा रेखा का अक्षांश से सीमा पूछते तो आपका आंसर ये हो जाता, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। क्लियर हुआ? अब जो भी आपसे पूछा जाए वो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको इस प्रकार से व्याख्या भी मिलेगा। ठीक है, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, दूसरे प्रश्न पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पर सिंपल कि भारत की देशांतरी सीमा का विस्तार कितना है। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी देशांतरी सीमा का विस्तार कितना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर ए, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है। अगर आपने गौर फरमाया होगा तो इस प्रश्न का राइट आंसर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, अब सीधा हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने स्लाइड पर ओपन है। भारत के मानक समय रेखा का देशांतर कौन सा है? अब यहां पर आपसे पूछा गया है मानक समय रेखा का देशांतर कौन सा है, यानी कि भारत में एक ऐसी रेखाएं डिफाइन की गई है जिसे हम राष्ट्रीय मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। ये जो राष्ट्रीय मानक समय रेखा है ये भारत में आपको मिलेगी 82.5 डिग्री। क्या मिलेगी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये जो रेखा है ये भारत के, आपको ध्यान में है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? आपको यहाँ पर मिलेगा यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। इन 5 राज्यों से होकर यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसे राष्ट्रीय मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है, ये 5 राज्यों से होकर गुजर। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसके लिए कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वहां से 5.5 घंटे इसका समय क्या होता है, 5.5 घंटे इसका समय आगे होता है। 5.5 घंटे इसका समय आगे चलता है, यानी कि भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच मीन टाइम। ये ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? ये 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मानक समय, तो ये कौन सी आपकी 0 डिग्री, और इसी 0 डिग्री देशांतर के हम किधर है? पूर्व तरफ है। और पूर्व तरफ होने के कारण हमारे ऊपर से जो रेखाएं गुजर रही है वो कौन सी हो जाएगी आपकी? ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि 5 राज्यों, और इसका कोड अगर ध्यान रखिए आप तो आंधी छतरी, आंधी मतलब आपका आंध्र प्रदेश, छतरी मतलब आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छतरी एमपी यूपी में। तो ये हो जाएगा आपका 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगले प्रश्न पर हम आगे बढ़ेंगे। पूरा डिटेल्ड आपको मिल जाएगा, कुछ भी इसमें रफ नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल या भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? सिंपल सा क्वेश्चन आपका। आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, टोटल जो एरिया है भारत का, वो एरिया आपको देखने को मिलेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना मिलेगा आपको? ये एरिया है, और ये एरिया विश्व का विश्व का
2.4% है केवल। कितना है? 2.4%। इस आधार पर जो भारत की जो रैंक है, आपको पता होगा कि भारत की जो रैंक है वो 7th नंबर पर है पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में। सॉरी, यहाँ पर जनसंख्या के मामले में नहीं, ये आपका किसके मामले में हो जाएगा? एरिया के आधार पर, कि हमारे पास जो एरिया है वो एरिया के मामले में हम विश्व में 7वें नंबर पर है। तो पहले नंबर पर कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 32 लाख, यानी कि 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि 3287,263 वर्ग किलोमीटर मैंने आपको बतला दिया। ये आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, और आपका सब लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, भारत की भूमि सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? अब यहाँ पर आपका मैं मैप बनाता हूँ, मैप के माध्यम से इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हम इंडिया का मैप बनाते हैं। ये आपका प्यारा सा भारत। अब जो प्यारा सा भारत तो बना दिया हमने इस प्रकार से, ठीक है, या फिर ठीक है। चलिए, अब प्रश्न जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पर दो प्रकार की सीमा रेखा है। एक सीमा रेखा है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये जो सीमा रेखा है आपकी, इस सीमा रेखा को कहा जाता है स्थलीय, भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा। इसे क्या कहा जाता है? भारत की कुल स्थलीय सीमा। ठीक है, जबकि यहां पर आप देखेंगे, कलर में चेंज करता हूं यहां से, ये जो दक्षिण में आपको दिख रहा है, दक्षिण भारत में जो समुद्र से लगा हुआ एरिया है, इसे कहा जाता है स्थलीय तटीय सीमा। क्या कहा जाएगा? स्थलीय तटीय सीमा। इसके बाद आपको ये भी पता होगा यहाँ पर कि कुछ आइलैंड है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आपका ये अंडमान है, यहाँ पर आप चुटपुट देखेंगे तो यहाँ पर आपके लक्षद्वीप है। इन सबको इन सबको मिलाकर जो बोला जाता है उसे कहा जाता है द्वीपीय तटीय सीमा। द्वीपीय तटीय सीमा। अब 3 शब्दावली का मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। एक हो जाएगा आपका भारत की कुल स्थलीय सीमा। जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसका जो आंसर होगा आपका वो 15,200 किलोमीटर। और यदि आपसे पूछा जाए स्थलीय तटीय सीमा की लंबाई, तो यह 6100 किलोमीटर। और यदि आपसे पूछा जाए द्वीपीय तटीय सीमा की लंबाई, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाते हैं, तो 1416.1 मीटर। अब प्रश्न ये बनता है आपका कि कुल तटीय सीमा की लंबाई, कुल तटीय सीमा, अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कुल तटीय सीमा, तो आपको क्या करना है? ये जो फिगर यहाँ पर लिखा है और 6100 लिखा है, दोनों को जोड़ना है। दोनों को जोड़ने के बाद आप लिखेंगे तो 7516.1 किलोमीटर, ये आपकी टोटल क्या हो जाएगी? कुल तटीय सीमा की लंबाई। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। आगे हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा किस अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ हमारी स्थलीय सीमा लगती है और कौन सा राज्य जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है। आगे जैसे जैसे प्रश्न आएंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? यही प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में किया हमने। यहाँ पे टोटल आपका कोस्टल लाइन आपका पूछा जा रहा है
यानी कि कोस्टल लाइन यानी कि कुल तटीय सीमा की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पर ये कहा जाता है स्थलीय समुद्री सीमा की लंबाई बताना है, तब जाकर आंसर कुछ और होता, लेकिन यहाँ पर कुल कोस्टल लाइन पूछा जा रहा। अभी मैंने जिक्र किया है, लगभग आपका यही है 7516.16 किलोमीटर मैंने बोला था, राउंड फिगर में आप देख सकते हैं 7516.6 किलोमीटर की लंबाई मिल जाएगी आपको टोटल कोस्टल लाइन में। ठीक है, चलिए सीधा आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसका अभी हमने पूरा विस्तार से देख लिया है इसे। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं। भारत का कौन सा भाग दक्षिणतम शंकु कहलाता है? दक्षिणतम शंकु यानी कि आप अगर यहाँ पर इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे, मैं जल्दी से यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आपको डक्कन ट्रेप मिलेगा इस टाइप से शंकु जैसी संरचना में, जो कि ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित है। तो ये आपका जो प्लेट्यू है, इसे डक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। इसी को दक्षिणी शंकु कहलाता है। यही क्या कहलाता है आपका? दक्षिणी शंकु, जिसे आप दक्षिण का पठार कहेंगे। देखेंगे पूरी प्रक्रिया हम समझेंगे जब पठारी क्षेत्र यानी कि भूगर्भिक संरचना हम पढ़ेंगे, तो वहां पर डक्कन पठार के बारे में भी हम जिक्र करेंगे, किस समय इसकी उत्पत्ति हुई है। अभी फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा स्पीड से चलेंगे हम लोग। भारत के भौगोलिक विभाजन में कुल कितने ज्योग्राफिकल रीजन माने जाते हैं? तो ज्योग्राफिकल रीजन की यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। ज्योग्राफिकल रीजन आपके यहाँ पर मिलेंगे कितने? टोटल 6। जैसे कि आपका यहाँ पर मिलेगा नॉर्थ रीजन, ठीक है, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, मिडिल रीजन, और एक हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो ये टोटल आपके पास में 6 रीजन है, जिसमें भारत के भौगोलिक विभाजन के आधार पर यहाँ पर भौगोलिक अंचलों में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी बिंदु के बीच समय का अंतर कितना है? यहाँ पर आपका समय का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात आपके लिए मैं शॉर्ट में यहाँ पर बताऊंगा, जैसे कि आपका ये इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था देशांतर रेखा एक, एक देशांतर रेखा यहाँ पर है। आपको ये पता होगा कि यहाँ पर 68 डिग्री की हमने चर्चा की थी। 68 डिग्री के बारे में यहाँ पर हमने जिक्र किया था कि 68 डिग्री 7 मिनट है, और यहाँ पर आपको पता होगा 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक है, अब आपको ये पता होगा यहाँ पर डिग्री का कितना अंतर है। 97 हो गया, यहाँ पर आपका 28 है, यानी कि आपका लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो 29 डिग्री का तो अंतर आ रहा है। 29 डिग्री मोटा मोटा हम देख लेते हैं, 29 डिग्री के आधार पर ही आपको ये पता होगा 1 डिग्री आपका कितने 4 मिनट के बराबर होता है। तो मुझे बताइए 29 डिग्री तो अगर 4 कर देंगे तो हमारा मिनट सामने निकल कर आ जाएगा। तो मिनट कितना निकल रहा है? नौ चौक 36 का 6 हो जाएंगे। उसके बाद में आपका बचा कितना? 3, 4 दूना 8, 8 3 11, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 11, 116। तो ये हो गई। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपका 7 मिनट है, और यहाँ पर आपका 25 मिनट हो गया। इसका मतलब कितना अंतर है यहाँ पर? आप कहेंगे कि सर 18 मिनट का अंतर है। तो 18 मिनट इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? ये टोटल हो जाएगा आपका 18, जैसे हमने इसमें ऐड किया तो ये हो जाएगा 24 और 34, यानी कि आपका 134। ये 134 मिनट है। इसे घंटे में कन्वर्ट कीजिए तो 2 घंटे, 2 घंटे 120 मिनट का और 14 मिनट आ रहा है। अब किसके आसपास दिख रहा है आपको? इस विकल्प में देखिएगा 2 घंटे 10 मिनट यहाँ पर इसके आसपास ये दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका 2 घंटे और 10 मिनट का इसमें क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। तो इस आधार पर आपको ऐसे निकाला जाता है। ये 1 डिग्री बराबर 4 मिनट निकल कर आता है। आपको पता होना चाहिए कि 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी कि 360 डिग्री घूम जाती है। तो 360 डिग्री घूमने में, 360 डिग्री घूमने में उसको कितना समय लग रहा है? 24 घंटे का समय। तो इस घंटे को आप किसमें निकाल लेंगे? मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 डिग्री बराबर आपका 4 मिनट निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन आपका 15th नंबर का क्वेश्चन है, और आज इसे ही हम अंतिम क्वेश्चन मानेंगे। आज थोड़ा सा हम देखते अभ्यास करते हैं आप लोगों का कैसा फीडबैक रहता है। फिर हम कल से 40 क्वेश्चन एक दिन में हम करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा वीडियो बनाया आज मैंने, ताकि ये जानने के लिए कि किस प्रकार से हम वर्किंग करना है हमें, तो वो समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है और लास्ट क्वेश्चन है। भारत का कौन सा द्वीप सबसे दक्षिणी बिंदु पर स्थित है? अब यहाँ पर मैं आपको एक साथ कई सारी चीजें बता देता हूँ। यहाँ पर हम इंडिया का मैप बनाते हैं।
नहीं बना है। भारत वर्ष, और इस भारत के मैप में कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। जैसे कि एक पॉइंट्स यहाँ पर है, एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, पॉइंट आपका यहाँ पर है, और एक पॉइंट यहाँ पर है। और इसी प्रकार एक पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये एक अंडमान निकोबार ऐसे कुछ द्वीप, तो एक मैंने ये ग्रेट निकोबार डायरेक्ट बना दिया है, और ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पर, ये पॉइंट मैंने बना दिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसका नाम है यहाँ पर किबिथू। इसी प्रकार नॉर्थ में आप देखेंगे तो इंदिरा कॉल, ठीक है, और यहाँ पर मिलेगा आपको गुहार मोती। ठीक है, और यहाँ पर मिलेगा आपको केप केमोरियन। केप केमोरियन, और यहाँ पर मिलेगा आपको इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा कॉल जो है आपका ये लद्दाख में है, किबिथू आपका अरुणाचल प्रदेश में है, गुहार मोती आपका गुजरात में है, और केप केमोरियन आपका तमिलनाडु में है, और ये जो इंदिरा पॉइंट है आपका ये ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पर आपका ग्रेट निकोबार है, यहाँ पर आपका ग्रेट निकोबार। इतना क्लियर है। अब आपने देखा यहाँ पर इस इंदिरा कोल को कहा जाता है उत्तरतम बिंदु, गुहार मोती को कहा जाता है कि पश्चिमी बिंदु, और इसे पूर्वी बिंदु कहा जाएगा, और इसे स्थलीय दक्षिणी बिंदु कहा जाएगा, और इसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर लिख दूंगा मैं, इसे क्या कहा जाएगा, सुदूर दक्षिणी बिंदु या सबसे दक्षिणी बिंदु। सबसे दक्षिणी करके भी पूछा जाए, जैसे कि प्रश्न में यहाँ पे कहा गया है सबसे दक्षिणी या सुदूर दक्षिणी, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अब इसका अक्षांशीय विस्तार अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आपका 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, यहाँ पर आपका उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, उसी प्रकार केप कैमोरियन की बात करेंगे तो आपको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश में मिल जाएगा। ठीक है, गुहार मोती की अगर बात करेंगे तो ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार किबिथु की बात करेंगे तो ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा, यहाँ पर अवस्थित है। इंदिरा काल की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर स्थित है आपका ये। ठीक है, तो ये कुछ अक्षांशीय देशांतरी पॉइंट के आधार पर भी यहाँ पर बता दिया, तो ये बात भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक और छोटी सी बात मैं बताकर आज की क्लास को यहाँ पर वाइंड अप करूंगा। उत्तर से दक्षिण के बीच की आपसे कभी कभार डिस्टेंस पूछी जा सकती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण के बीच की अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो आप यहाँ बताइएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3214 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। उसी प्रकार आपसे कभी पूछा जाए पश्चिम से पूर्व के बीच की डिस्टेंस पूछा जाए तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 29 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आज 15 क्वेश्चन तक हम आज के सेशन को रोकेंगे। इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो में अपलोड करवाऊंगा, ये आप देख रहे हैं इसे, तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो इसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो उस लिंक पे जाकर आप इस का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 15 क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और चलिए साथियों, आप लोग जरूर मुझे अपना फीडबैक बताइएगा, आज का सेशन आप लोगों के लिए कैसा रहा, कितनी नई बातें आपने सीखी, और इस प्रकार से हम क्या इसे कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं, तो आप लोग बताइएगा। और एक दिन हम मैक्सिमम कितने लेक्चर्स ले पाए आप लोगों के लिए, और एक सेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन रखें, तो आप लोग मुझे जरूर सजेस्ट कीजिएगा। हम लोग जल्द मिलेंगे नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।